हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे कि यदि आप हिंदी विषय में जेएनयू से पीएचडी करना चाहते हैं तो वहां पर कुल कितनी सीटें हैं, पीएचडी का सिलेबस क्या है और जो भी एग्जाम हो रहा है उसका पैटर्न क्या है। आगे बातचीत करूं मैं उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि जेएनयू में एक विद्यार्थी के तौर पर हमने कुल 10 वर्षों तक बिताया है, यानी कि वहां पर एक विद्यार्थी के रूप में रहा। 10 वर्षों में एमए के साथ साथ एमफिल पीएचडी करने का मौका मिला और पूरी एक तरीके से देखें उच्च शिक्षा जो होती है वहीं से मिली। मेरे बताने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वर्तमान समय में जो पीएचडी की परीक्षा हो रही है और हमारे समय में जो पीएचडी की परीक्षा होती थी उसमें मुख्य अंतर यह है कि सन 2019 या फिर 18 से पहले पिछले 2-3 वर्षों से जो भी परीक्षा हो रही है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे हो रही है। इसके पहले जो भी परीक्षा होती थी जब हमने दिया था सन 2011 ईस्वी में, तो उस जमाने में लिखित परीक्षा होती थी। लिखित परीक्षा होने के साथ ही पीएचडी में ऑलरेडी एमफिल जुड़ा रहता था और इसी के साथ एमफिल में अगर आपका एडमिशन हो गया तो यह निश्चित मान के चलिए कि आपका पीएचडी में भी एडमिशन हो गया है। यानी कि एमफिल पीएचडी दोनों इंटीग्रेटेड थे, एक ही साथ दोनों थे। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि पीएचडी अलग इसका फॉर्म निकलता है और एग्जाम भी अलग होता है। इसमें भी दो तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। एक है थ्रू एंट्रेंस, यानी कि आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपका नेट जेआरएफ नहीं है तो आप एंट्रेंस दे सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा इसमें है कि आप अगर नेट जेआरएफ है तो आप अलग से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसी में आप बता सकते हैं कि मैं नेट जेआरएफ भी हूँ और मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाए। तो दो प्रोसेस है आप देख रहे हैं एडमिशन की, जो कि आगे और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी विषय में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस सेंटर का नाम, जेएनयू में क्या है सेंटर चलता है। अगर ये बीएचयू में आप रहेंगे तो वहां पर फैकल्टी चलती है, ठीक है, कई जगह डिपार्टमेंट्स चलते हैं। तो जेएनयू में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में सेंटर शब्द हमेशा रहेगा। तो हिंदी की जो पढ़ाई होती है वो है SL&CS करके सेंटर है। उसमें भी CIL नाम से, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज नाम से एक छोटा सा सेंटर है जिसमें कुल 3 भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। उसमें आपकी हिंदी है, उर्दू है और तमिल है। हाल फिलहाल में एक और कन्नड़ भाषा भी वहां पर पढ़ाई जाने शुरू हो गई है। जब हम एसएल की चर्चा करेंगे तो इसमें कुल 12 सेंटर्स हैं, अलग अलग सेंटर हैं, लेकिन हमारा जो संबंध है वो है CIL सेंटर। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा ये चीज जब आएगी तो एक उत्साह आपको आपके अंदर आएगा कि हमें यहाँ पर पढ़ना चाहिए। अगर मैं पिक्स की बात करूँ तो जो आपका SL&CS सेंटर है उसका कुछ बिल्डिंग इस तरीके से है। हालांकि इसकी कुछ बिल्डिंग दो तरीके की बन गई है, ओल्ड और न्यू, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है लेकिन यहाँ पर धुंधला आ रहा है। यही चीज लिखा गया है जो मैं यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हूँ और उसको हिंदी में लिखा गया है और अंग्रेजी में, दोनों तरीके से। इसी बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑफिस है CIL की और इसके अंदर में बहुत सारे टीचर्स के चैम्बर्स हैं जिसमें कि वो बैठते हैं, बाद में क्लास लेने जाते हैं। और यहाँ पर आपका एडमिन टाइप का है जो कि CIL/ESL सेंटर को देखता है। तो ये आप अपने मन में कल्पना कर सकते हैं कि जब आपका एडमिशन होगा तो आपको इसी साइड में आना जाना होगा, ठीक है। तो इस बिल्डिंग को जरूर ध्यान में रखिए। बात करें CIL सेंटर की, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कुल 3 लैंग्वेजेज पढ़ाई जाती हैं, हिंदी, उर्दू और अ, तमिल, ठीक है। तीनों का एक ही साथ वेलकम भी होता है, वेलकम पार्टी भी होती है और फ्रेशर्स पार्टी होती है और विदाई समारोह भी होता है। काफी ये टेक्निकली आप देख रहे हैं कि जो तीनों भाषाएं ये एक दूसरे से अंतर विरोधी प्रतिस्पर्धी टाइप की हैं। जैसा कि हिंदी उर्दू से समझ में आ रहा होगा, और तमिल इसलिए है कि आपने भाषा विज्ञान पढ़ा होगा तो उसमें एक आध जगह पढ़े होंगे कि सबसे ज्यादा विरोध हुआ था तो तमिलनाडु में। तो ये डॉक्टर नामवर सिंह का विचार था कि इन तीनों लैंग्वेजेज को यहाँ पर CIL सेंटर के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये मोटे मोटे चीजों को अपने दिमाग में रखिए, जिससे कि आपको इससे परिचय होगा तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि ऐसी जगह पढ़ना चाहिए। अगर बात करें
पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अब आप सीआईएल सेंटर से भली भांति परिचित हो गए होंगे। यहाँ पर देखिए HND-H दिया हुआ है, जो कि पीएचडी का एक तरीके से सब्जेक्ट कोड है और सब्जेक्ट नंबर 855 दिया है। एलिजिबिलिटी में बताया बताया जा रहा है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम हु हैव मास्टर डिग्री 55% मार्क्स या फिर ग्रेड बी, जो कि यूजीसी के अनुसार 7 ग्रेड पॉइंट तक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चीजों को ध्यान में रखना है कि आप पीएचडी में तब एडमिशन ले सकते हैं जब आपका एमए कंप्लीट हो और वो 55% के साथ कंप्लीट हो। ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो 55% बताया जा रहा है वो एक तरीके से यूआर कैटेगरी के हिसाब से है। अगर आपका मार्क्स परसेंटेज में नहीं है तो आपका ग्रेड बी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो ग्रेड होते हैं थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। कई जगह 10 पर ग्रेड गिना जाता है, कई जगह 9 पर ही गिना जाता है। जैसे बीएचयू में आप देखेंगे ग्रेड 10 पर है और जेएनयू में जो ग्रेड है वो 9 पर है। तो अलग अलग विश्वविद्यालय के ग्रेड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपका ग्रेड बी है और यूजीसी के अनुसार उसका मूल्यांकन ग्रेड 7 पॉइंट्स के आधार पर हो रहा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी क्राइटेरिया यहाँ पर बताई गई है कि अगर आपने एमफिल किया है, 2 वर्षों तक एमफिल किया और 55% मार्क्स आपके यहाँ पर है तो आप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एमए तो जरूरी है, अगर एमफिल भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 ईयर एमफिल डिग्री आपने 55% के साथ पास किया है तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, ये रिसर्च एक्सपीरियंस के तहत वो माना जा सकता है और 55% मार्क्स आपको जरूरी। लेकिन यहाँ पर रखा दिया है कि SC ST और OBC या फिर PWD यूजीसी 2016 के रेगुलेशन के हिसाब से इन लोगों को छूट है। तो वही है मामला कि यूआर के लिए 55% और ओबीसी इत्यादि के लिए जो है वो 50%। इसी तरीके से ST SC के लिए भी इसी तरीके की छूट है, जो कि हर परीक्षा में लगभग आपको देखने को मिलती है। तो एलिजिबिलिटी को लेकर आपके दिमाग में पूरी क्लियरिटी हो गई होगी कि अगर आप जेएनयू से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको एमए कम से कम 55% से 55% आपका होना ही चाहिए। हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि अगर उनका 55% से कम रहेगा तो क्या वो नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखा गया कि 55% आपका होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का 54% है, किसी का 53% है, तो वो जनरल कैटेगरी का है तो फॉर्म को नहीं भर सकता है। बाकी अगर कैटेगरीज में है जहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है SC ST OBC में, तो वो इस फॉर्म को यूजीसी 2016 के रेगुलेशन के हिसाब से भर सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें तो फीस के बारे में यहाँ पर दिया गया कि फीस कितनी लगती है। फीस जेएनयू में बहुत कम लगती थी, ठीक है, और यहाँ पर भी ट्यूशन फीस देखिए 240 बताया जा रहा है पीएचडी का। और कुछ फॉरेन के विद्यार्थी हैं वो भी अगर यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो उनका कुछ डॉलर में यहाँ पर बताया गया है। तो खैर हमें इंडियन होने की वजह से ध्यान में रखना है कि ट्यूशन फी 240 सारे जोड़कर आपका बहुत कम में ही हो जाता है। ठीक है, तो फीस का कोई इसमें बहुत इशू नहीं है, बस एंट्रेंस आप अच्छे से निकालने की कोई दिक्कत नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है कि सीट के बारे में जो मैं बात कर रहा था कि दो तरीके की सीट्स आई हुई हैं। एक तो है कि आप एंट्रेंस देना चाहते हैं, एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसकी सीट्स कितनी है। हिंदी की बताई जा रही है पीएचडी में कि जनरल में 6 है और एससी में 2, एसटी में 1, पीडब्ल्यूडी में 1, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 2, टोटल कुल संख्या 15 है। एंट्रेंस के थ्रू मान माने कि आपका नेट नहीं है और जेआरएफ भी नहीं है तो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि अगर उनका नेट और जेआरएफ नहीं है लेकिन वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन हो सकता है कि नहीं। आपका एडमिशन हो जाएगा, आराम से आपका एडमिशन होगा। आपको एंट्रेंस के थ्रू क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर निर्धारित सीट्स 15 है और अलग अलग कैटेगरीज में है, जिसका कि जिक्र हमने कर दिया है। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि अगर आप हिंदी से पीएचडी करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन तो है ही, दूसरा ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा वाला है कि अगर आप हिंदी से आप पीएचडी करना चाहते हैं और ट्रांसलेशन में करना चाहते हैं तो भी आप भर सकते हैं। कई बच्चे दोनों में फॉर्म अप्लाई करते हैं, किसी में भी हो जाता है तो वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोग भी अगर चाहें तो दोनों सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, पीएचडी हिंदी में भी
और पीएचडी इन हिंदी ट्रांसलेशन में भी। ठीक है, दोनों का एग्जाम अलग अलग दिन होगा और दोनों की सीट्स आप देख रहे हैं कि अलग अलग ढंग की। तो ये हो गया आपका इंट्रेंस के थ्रू अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए। आगे बात करें, अगर आप पीएचडी में नेट जीआरएफ के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी क्या क्राइटेरिया है। उसका देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी में कुल 15 सीटें, 6 यूआर में, एससी में 2, एसटी में 1, पीडब्ल्यूडी में 1, ओबीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 2। तो लगभग उसी टाइप से कुल मिलाकर 30 यहाँ पर सीट्स दिख रही हैं दोनों तरीके की। अगर बात करें इंट्रेंस के थ्रू और नेट जेआरएफ के थ्रू अगर देखा जाए तो दोनों को मिलाकर कुल 30 सीट यहाँ पर है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या नेट जेआरएफ वाले अभी एंट्रेंस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि आपको सेव करना है, अपनी एक सीट आपको रखनी है। तो आप दोनों चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। अगर जिसका जेआरएफ है उसको डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा और सिनॉप्सिस इत्यादि ले जाना होगा। तो इसमें भी आप सेम प्रोसेस वही अपना सकते हैं कि पीएचडी इन हिंदी में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, पीएचडी इन हिंदी ट्रांसलेशन में भी भर सकते हैं। ये दो अपॉर्चुनिटी मिलती हैं अगर आप हिंदी से एमए किए हैं और पीएचडी करना चाहते हैं। तो जेएनयू एक ऐसी संस्था है जहाँ पर आप जा सकते हैं इन दोनों से। ठीक है, तो सीट को लेकर भी क्लियरिटी हो गई होगी। आगे बात करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये अगर क्लियर हो जाता है तो मान लीजिए कि आपका 50% एग्जाम क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एच यानी हिंदी पीएचडी का जो सिलेबस दिया गया है, लिखा गया है कि पीएचडी प्रोग्राम सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी एंड 50% सेल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। दो चीजें बताई जा रही हैं, यानी कि कुल 100 प्रश्न अगर है उसमें 50 सब्जेक्ट के और 50 रिसर्च से रिलेटेड सवाल रहेंगे। तो इसके लिए आपको किताब कौन कौन सी पढ़नी है या फिर कैसे तैयारी करनी है उसको भी ध्यान में रखना है। तैयारी करने के लिए आपने जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास खरीदा होगा या फिर जो भी सहायक किताबें खरीदी होंगी, प्रैक्टिस सेट खरीदे होंगे, नेट जेआरएफ के दौरान जो भी तैयारी आप कर रहे थे उसी को करना है सेम टू सेम, कोई एक्स्ट्रा मेहनत आपको नहीं करना है। रिसर्च के लिए हमने कई वीडियो लेक्चर अपलोडेड किए हैं, उनको आप देख सकते हैं। हालांकि मैं इसको इनबॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक, वहां से भी आप देख सकते हैं। और रिसर्च मेथोलॉजी के लिए मैंने बुक्स भी सजेस्ट किया हुआ है। वैसे आप चाहें तो नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर आप पढ़ते थे उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर पुराने क्वेश्चन पेपर को देखते रहिए कि किस तरीके से सवाल जेएनयू एमए एंट्रेंस में पूछेंगे, और जहां तक संभव होगा हम भी इस पे कुछ काम करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा, पेपर कैसे बनेगा वो आपको समझ में आ गया होगा कि 50 क्वेश्चन यानी 50% जो सवाल रहेंगे वो सब्जेक्ट से रहेंगे हिंदी से, और 50% सवाल जो रहेंगे वो रिसर्च मेथोलॉजी से रहेंगे। ठीक है, अब हिंदी का सिलेबस क्या है, कहाँ से पूछा जाएगा। तो लिखा गया है कि एमए हिंदी इन वेरियस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द कंट्री इन जनरल कंप्राइजिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स। पहला टॉपिक्स बताया जा रहा है कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास पहला टॉपिक है, वहां से सवाल रहेगा। दूसरा टॉपिक दिया गया है कि मेजर लिटरेरी वर्क्स एंड अथर्स, जो प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं और उसके लेखक जो हैं, आंदोलन जो हुए हैं, ठीक है, उनसे सवाल रहेंगे। और तीसरा यहाँ पर पूछा बताया गया है कि रिसर्च मेथोलॉजी से सवाल रहेंगे। देखने में सिलेबस काफी छोटा लग रहा है, हिंदी का आप देख रहे हैं कि मात्र 2 पॉइंट्स में ही समेट दिया है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स आपके लिए 20 पॉइंट से कम नहीं है। तो इसको आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखिए, जो यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस है उसको ध्यान में रखिए, और अपने अपने विश्वविद्यालयों में जो भी आपने एमए में पढ़ाई की उसके पाठ्यक्रम को भी बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और रिवीजन के तहत आपको मालूम भी चलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था और यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है। और ज्यादा इसको देखने के लिए आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, और यहाँ पर भी कुछ पेपर्स अपलोडेड हैं। तो उम्मीद है कि हिंदी पीएचडी का सिलेबस क्या है वो आपका क्लियर हो गया होगा, और परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें, जो कि अब मैं ट्रांसलेशन के बारे में आपको बता रहा कि दूसरा ऑप्शन आपके पास ट्रांसलेशन में भी एडमिशन लेने का है। तो उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे।
उसका भी पैटर्न वही है कि 50% क्वेश्चन आपके सिलेबस से रहेंगे और दूसरा 50% आपके रिसर्च मेथोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे। बाकी यहाँ पर ट्रांसलेशन से बहुत सारी चीजें पॉइंट वाइज दी गई हैं कि बेसिक नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी, बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंडियन लिटरेचर। इसमें थोड़ा सा आपको भारतीय साहित्य के बारे में पढ़ना होगा। हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा भारतीय साहित्य पर जोर दिया जाता है। नॉलेज ऑफ डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिशन, इंट्रोडक्शन एंड क्रिटिकल यूज ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इग्नू की एक किताब आती है ट्रांसलेशन से रिलेटेड, उस किताब को आप जरूर खरीद लीजिए। ठीक है, जो भी बच्चे अगर हिंदी ट्रांसलेशन से डिप्लोमा इत्यादि किए हों, उनकी किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा ये कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आसान होते हुए भी कठिन लगने लगते हैं अगर ठीक से उसकी तैयारी न हो। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जेनू पीएचडी के बारे में बताइए, उस पर एक लेक्चर बनाइए। तो हमें लगा कि हमने लगभग 1 दशक वहां पर बिताया है, जो भी अंतर है और जो भी नवीनता है दोनों पर हमने आपको बता दिया। आपका क्लियर हो गया होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा कि सीट्स कितनी है, सिलेबस क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है और कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। खासतौर से किताबों के बारे में मैं बता दिया कि जो आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे वही बुक्स रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। उन्हीं को कंसंट्रेट होके एकदम लगाकर आपको इस एग्जाम में बैठ जाना है और फाइट करना है। कुल 30 सीटों में आपका मुकाबला होगा। तो उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। समय समय पर हम इसके बारे में और भी चर्चा करते रहेंगे, तो इसको देख लीजिए। बाकी कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज की ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।